तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेल। एक्सेल में हमने पहले इसका देख लेते हैं ओवरव्यू, यानी यूजर इंटरफेस क्या है। हमारे पास बिल्कुल वर्ड की तरह एक यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। शुरू में हमारे पास तीन टैब्स हैं, होम का, न्यू का और ओपन का। यहाँ पे हमें इसी तरह न्यू के अंदर काफी सारे टेम्पलेट्स सर्च करने के लिए और चूज करने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारे यूनिक डिजाइन के टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, जो कि मेरी मंथली रिपोर्टिंग, स्टेटमेंट, अटेंडेंस, रिपोर्ट कार्ड्स, इन सारी चीजों के टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन हम एक्सेल के अपने क्लास में, अपने एक्सेल के सेशन में ये देखेंगे कि हम ये चीजें खुद से मैन्युअली तौर पे कैसे बना सकते हैं, या इनके पीछे की साइंस क्या है, ये बनते किस तरह है। तो हम बेसिकली सबसे पहले ले लेते हैं एक सिंपल ब्लैंक वर्कबुक। एक्सेल की शीट जो होती हैं वो सारी वर्कबुक के अंदर होती है। हम जब एक्सेल को सेव करते हैं तो बेसिकली वर्कबुक सेव हो रही होती है, और उसके अंदर सिंगल शीट, शीट वन के नाम से हमारे पास शो हो रही होती है। सबसे पहले मैं आपको शीट के बारे में बता दूं कि इसके अंदर कुल टोटल ऑलमोस्ट 1,48,576 रॉज हैं ऑलमोस्ट। और कॉलम्स भी तकरीबन 36,000 के करीब या इससे अबव ही हैं, प्लस में ही है। तो मेरे पास इतना बल्क अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेल में आ सकता है। अच्छा, ये टोटली रॉज एंड कॉलम्स के ऊपर है, इसमें कोई पेज वगैरह नहीं है। हाँ, प्रिंट आउट जो निकलता है वो पेज के ऊपर निकलता है। इसको समझने का तरीका सबसे आसान यह है कि मैं पहले, मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे सेल्स क्या हैं और मेरे सेल का नाम क्या है। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूं तो आपको उसका नाम जानने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि वो कौन से कॉलम पर है और कौन सी रोज पर है। तो वो उसका सेल नेम होता है। अल्फाबेट पहले होता है, नंबर बाद में, यानी I8। इस सेल का नाम क्या है? I8। मैं अगर दूसरे सेल पे क्लिक करता हूं तो इसका नाम क्या है? F6। और अगर मैं वैसे देखूं तो मेरे पास यहाँ पर भी एक सेल नेम का एक ऑप्शन है, जहां पे नेम बॉक्स के नाम से मेरे पास एक फील्ड है। जिस सेल पे भी क्लिक करता हूं वहां पे उसका नाम मेरे पास ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। ठीक है, इसी के लाइन में सीध में अगर देखो तो मेरे पास एक फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार बेसिकली क्या करता है कि किसी भी सेल पे क्लिक करने पे उसके अंदर मुझे जो भी लिखना है, मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे मास लिख दिया, और अगर मुझे इस सेल में कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली लिखना शुरू कर सकता हूँ। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सेल और फॉर्मूला बार। हर सेल के लिए फॉर्मूला बार अपने तौर पे अलग काम कर रहा होता है। मतलब जिस सेल पे मैं क्लिक करूंगा फॉर्मूला बार उस सेल के लिए काम करेगा। मैं फॉर्मूले वगैरह भी इस पे लिख सकता हूँ, सेल कोई टेक्स्ट भी इस पे लिख सकता हूँ। और जो सेल के ऊपर मेरे फॉर्मूले के जरिए कोई रिजल्ट आ रहा होगा तो फॉर्मूला बार में मुझे उसके पीछे का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ना कि रिजल्ट, जबकि सेल में मुझे रिजल्ट नजर आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें एक चीज और है कि एक्सेल हमारा क्या काम करता है। एक्सेल हमारे हर दफा जब जब हम सेल को अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं, वो हमारे इस शीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले लगे हुए हैं उन सबको रिकैलकुलेट करता है। तो जब भी ये एक्सेल हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि एक दफा हमने सॉफ्टवेयर में अपने एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले यूज कर लिए, वो हमेशा के लिए होते हैं और वो हमेशा काम करते हैं और प्रॉपर काम करते हैं और ऑन एवरी चेंज काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम एक्सेल के जरिए कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, प्लस हम एक्सेल के जरिए और क्या क्या काम हमारे पास ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल टेबल बना के देखेंगे कि हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। इसके अंदर आपको जो लाइंस दिख रही है बेसिकली, जो वो लाइट कलर की लाइंस हैं और ये प्रिंट आउट में नहीं आती। अगर आपको लाइंस बेसिकली प्रिंट आउट में प्रिंट करनी है या उसको डार्क करना है तो आपको उसके अंदर बॉर्डर्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हमने टास्क में देखा था। नेक्स्ट, अब पहले हम इसके टैब्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास एक होम का टैब है। होम के टैब में ऑलमोस्ट ज्यादातर चीजें MS वर्ड की तरह हैं, जैसे फॉन्ट का टैब, अलाइनमेंट्स का टैब, नंबर नया है, स्टाइल्स नए हैं। बाकी सेल का टैब आपका वही है और एडिटिंग का टैब भी ऑलमोस्ट वही है, सिवाय इस बटन के, ऑटो सम के। इंसर्ट के टैब पे जाऊं तो इंसर्ट के टैब में भी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चीजें हमें वही मिलती हैं। हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट, शेप, आइकन, 3D मॉडल, पिक्चर, सारी चीजें हमें वहां वही मिल रही हैं जो कि मैं MS वर्ड में देखता हुआ आ रहा हूँ। देन हमारे पास पेज लेआउट। पेज लेआउट में भी आपको ये तीन नाम वही दिख रहे होंगे जो उधर भी थे। बाकी कुछ चीजें इसमें न्यू है और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हम प्रिंट आउट किस तरह ले सकते हैं एक्सेल शीट का। देन हमारे पास फॉर्मूलाज है, जिसके बारे में मैं आपको बताया था कि फॉर्मूलाज है। हर बुक, बाकायदा बुक वाइज हमें फॉर्मूला दिए हुए हैं। जैसे फाइनेंशियल पे क्लिक करूं तो देखिए सारे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। लॉजिकल फॉर्मूलाज मेरे पास सारे यहाँ पर हैं। ये सारे टेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं, डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस,
और मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज मेरे सारे जहां पर है, और मेरे पास और भी फंक्शंस हैं, यानी स्टेटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटी, और सॉरी कंपेटिबिलिटी है, और वेब। तो मेरे पास एक्सेल में मल्टीपल नहीं, हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम बेसिक एक्सेल को सीखने वाले हैं, तो हम वो सीखेंगे जो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ऑफिशियली यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा टेबल किस तरह डिजाइन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी भी शुरू पहले रॉ से कोई भी चीज बनाना शुरू नहीं करते। हम 2 या 3 रॉस का गैप देते हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि हमारे गैप देने से कोई भी शीट में फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ तो मेरी शीट खराब हो जाएगी या मेरी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। नहीं होती। आप बेसिकली शुरू कहाँ से करोगे, 3 या 4 रॉ से शुरू करोगे। ये जो रॉक नंबर है और कॉलम नंबर है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और आपकी हेल्प के लिए है। इसका आपके टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात याद रखिएगा। आप जो सीरियल नंबर अपना दोगे वो सीरियल नंबर आपके हिसाब से चलेंगे। सेल एक्सेल के अंदर कुछ चीजें हमें ऑटोमेटिक के प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हमारे पास फिल सीरीज की एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम कोई सीरीज को इजीली फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ सीरीज को अभी हम फिल करने वाले हैं। एक्सेल बेसिकली कैलकुलेशन को समझता है, चीजों को समझता है और उसके हिसाब से काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर 1 लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी 1 प्रिंट कर दिया, तो बेसिकली एक ये नंबर है और नंबर हमेशा राइट अलाइन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ हो गया, राइट अलाइन हो गया। लेकिन अगर मैं बराबर में कोई अल्फाबेट लिखता हूं, जैसे कि मास, तो ये लेफ्ट अलाइन ही रहा, राइट अलाइन नहीं हुआ। तो ये चीज इसने खुद से गाइड करी, इसको खुद पता है कि क्या करना है। तो आप अलाइन कर सकते हो ना, टेबल में जैसे अलाइन का अलाइनमेंट्स है, यहाँ पे भी सारी हमारे पास अलाइनमेंट्स है। देन अब मुझे ये नंबर कॉपी करना है। तो मैं सिंपल आपको इस सेल के एंड में लास्ट में ये डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे बस मैं लिख कर आऊंगा अपने कर्सर को। तो देखे तो मेरा कर्सर चेंज हो गया, आपके पास शायद नजर ना हो रहा हो कर्सर चेंज होता हुआ। तो इस डॉट पे बस मैं क्लिक करूँ, माउस को लेकर आऊंगा, क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो जहां तक मैं चाहूँ उस नंबर को मैं कॉपी कर सकता हूँ। सही है। लेकिन अगर मुझे इस नंबर की सीरीज चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे मुझे सीरीज चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, 1 लिखता हूँ, और जब मैं अब ड्रैग करूंगा तो बेसिकली मैं कंट्रोल पकड़ के ड्रैग करूंगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे हैंड के साथ वो नीचे सीरियलिंग में चला रहा है, और अब 20 तक मैंने नंबर्स प्रिंट कर लिए हैं। कंट्रोल के साथ मैंने इसको किया है। अच्छा, आप अगर कंट्रोल के साथ करना भूल जाते हो, तो एक्सेल वो चीज है, एक्सेल वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप बेसिकली ये सीरीज को भी चेक करता है, सीरीज को भी पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, सेकेंड नंबर लिखता हूँ 2। जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, अच्छा एक्सेल की सेल को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि आप हमेशा किसी बॉर्डर से सिलेक्ट नहीं करते हो, आप सेल के बीच से पकड़ के सिलेक्ट करते हो। आप सेल के बीच से क्लिक करोगे, फिर सिलेक्शन आप उसको ड्रैग करोगे, कोने से पकड़ के करोगे या वो बटन जो मैंने आपको बताया था वहां से करोगे, तो आपकी वो सिलेक्शन नहीं, बेसिकली वो फिर कॉपी होना शुरू हो जाता है। सही है। तो काफी जगह पे एरर आते हैं, तो आप समझ जाओ कि आपकी सिलेक्शन गलत हुई है। आपको सेल को बीच से पकड़ के सिलेक्ट करना है। मैंने ये 2 सेल को सिलेक्ट कर लिया, पहले में 1 है, दूसरे में 2 लिखा हुआ है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद देखो अब मेरे पास डॉट एक ही आ रहा है। मैं अब अगर इसको ड्रैग करूंगा तो मुझे अब कंट्रोल पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको पता है कि बेसिकली एक सीरीज चलने वाली है, 1 के बाद 2, 2 के बाद तो फिर 3 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब मैं 1 के बाद 2 नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे एक ऑड नंबर सीरीज चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा। तो बेसिकली ये ऑड नंबर सीरीज है। ठीक है। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं, तो एक्सेल इन तीनों सेल के अंदर के डेटा को देखेगा, एनालाइज करेगा, और वो भी ये पहचान लेगा कि ये जो सीरीज चलने वाली है वो ऑड नंबर्स की है। अब मैं अगर ड्रैग करता हूं तो मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है ना, मैंने इसको कोई कंट्रोल प्रेस किया और देखें ऑड नंबर की सीरीज चली है। मैंने नहीं बताया इसको कि ऑड नंबर की सीरीज चलाना, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली क्या चलाई है, ऑड नंबर्स की सीरीज चलाई है। अब मुझे अगर इवन नंबर चलाना है तो मैं बेसिकली बस 2 4 6 3 नंबर लिखूंगा, जिससे वो बस पहचान ले कि सीरीज किस चीज की है, और उसको मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास इवन नंबर की सीरीज आ जाएगी। तो ये मेरे काफी हेल्पफुल होता है इसकी सीरीज वाइज कोई भी चीज कॉपी या पेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कि ये क्या सिर्फ नंबर्स की सीरीज में लिखता है, नहीं, इसके जरिए हम और भी सीरीज हैं जो कि प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो डेज हैं वो भी सीरीज होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एक सीरीज है।
तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया मंडे। मैंने इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मंडे लिखने के बाद अब मैंने यहाँ पे डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे कंट्रोल पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है। तो देखें, यहाँ पे जैसे ही संडे आया, संडे के बाद दोबारा से क्या शुरू हो गया, मंडे। और मैं जब तक ये इसको ड्रैग करता रहूंगा, जब तक ये सीरीज ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि 7 दिन के बाद 8वां दिन मंडे ही होता है। दोबारा से कोई नया दिन नहीं क्रिएट कर देता, वो सीरीज को दोबारा से रिपीट कर देता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो डेज हैं, एक तो फुल फॉर्म होता है, एक हाफ फॉर्म में होते हैं, यानी MONTUEWED ऐसे भी होते हैं। तो बेसिकली मैं उसको, उसकी सीरीज भी यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। मैं बस पहले वाले सेल पे लिखूंगा कि भाई मुझे शॉर्ट फॉर्म वाली सीरीज चाहिए, MON। मैं यहाँ पे जाऊंगा, साइड वाले डॉट से पकड़ूंगा, ड्रैग करूंगा, तो देखें मेरे पास शॉर्ट नेम वाली सीरीज भी मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि ये तो डेज की बात हो गई, अब मैं मंथ्स की बात करता हूँ, जनवरी फरवरी। तो मैं जनवरी लिखता हूं सिंपल, उसको पता है जनवरी के बाद क्या आना है, 12 महीने पूरे कंप्लीट आ गए। और अगर मैं इससे आगे ड्रैग करूंगा तो उसको पता है दिसंबर के बाद जनवरी ही आता है। तो ये इसी तरह इसी सीरीज में आगे बढ़ता रहेगा। और आप सबको पता है कि मंथ्स के फुल नेम के साथ मंथ्स के शॉर्ट नेम भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम भी ट्राई कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैन, जैन के बाद अब अगर मैं इसको ड्रैग करूं, तो यहाँ पे मेरे पास उसी शॉर्ट फॉर्म में ही मंथ्स की भी सीरीज आ जाएगी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल वो डॉट पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। वो बेसिकली फिल सीरीज का एक बटन है, या आप एक ऑप्शन है जिसको आप पकड़ के ड्रैग करो, तो वो सीरीज को फिल कर देता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मैं बात ऐसी करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसी कोई सीरीज नहीं है जो कंपैटिबल कोई ग्लोबली सिलेक्टेड हो, लेकिन मुझे वो सीरीज चाहिए। मैं 5 नंबर की या 10 नंबर की सीरीज चाहता हूँ जो बार बार वही चीज रिपीट होती रहे। सही है? तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में ही सही, हम जो डेज हैं, जो आपके डेज हैं, फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे, उसको हम MTWTF और SS लिखते हैं। लेकिन ये सीरीज नहीं है कोई, ये एक्चुअल में कोई सीरीज नहीं है। अगर मैं एम लिखने के बाद आगे इसको ड्रैग करता हूं, तो ये इसको सीरीज नहीं लगेगी, और ये क्या करेगा, इसको एग्जैक्टली कॉपी कर देगा। कि अगर उसको कोई सीरीज नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, कॉपी करेगा। मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसकी सीरीज प्रिंट करूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सीरीज को खुद से लिखूंगा, पहली सीरीज को खुद से लिखूंगा, जैसे MTWTFSS, ये सीरीज लिख दिया। मैं इस पूरी सीरीज को सिलेक्ट करूंगा, अब मैं ड्रैग करूंगा, तो इसी सीरीज को वो बार बार रिपीट करता रहेगा इसी सीक्वेंस के साथ। मैंने इसको एक सीरीज प्रोवाइड करी, देन अब मैं जितना भी इसको ड्रैग करूं, मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, और मैं अब इसको जितना भी ड्रैग करूं, जितना भी लंबा, तो आप देखें कि ये प्रॉपर उसी सीक्वेंस के साथ इसने सीरीज को फिल किया है। देखें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, फिर देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। और ये यही सीरीज चल रही है, कोई भी इसमें डिफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इसमें मसला बाद में नहीं आएगा। तो वही ये कॉपी कर, तो बेसिकली अगर आप कोई अपनी सीरीज बनाना चाहो तो अपनी सीरीज ही बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 10 स्टूडेंट के नाम है, और वो 10 स्टूडेंट उसी सीक्वेंस के साथ बार बार रिपीट होते रहे, तो मैं 10 स्टूडेंट के नाम लिखूंगा और उन सबको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दूंगा, तो वही 10 नाम बार बार रिपीट होते रहेंगे। ये यहां तक बात समझ में आ रही है? गुड। तो मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ, डिलीट का बटन दबाता हूँ, सारी चीजें मेरे पास डिलीट हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर, होम के टैब पे आ जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे होम के टैब में मैं एक बनाने जा रहा हूँ अटेंडेंस शीट। अच्छा, अटेंडेंस शीट से पहले हम पहले दूसरी चीजें देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मैनुअल कैलकुलेशन की। हम्म। मंडे ऑल्टरनेट डेज की, तो मैं वो सीरीज उसको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एम, जब बल्कि ये लिख देता हूँ ना, मंडे, सही है, वेडनेसडे,
देन फ्राइडे। तीन सीरीज बता दी। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो एक्सेल ये कंफ्यूज हो जाएगा, एक्सेल बोलेगा कि ये कोई सीरीज उसके हिसाब से नॉर्मल जनरल वे में नहीं है, क्योंकि मंडे के बाद वेनेसडे, वेनेसडे के बाद डायरेक्ट फ्राइडे आ रहा है। ऐसा ही है। तो ये क्या करेगा, ये इन्हीं तीन को बार बार कॉपी करता रहेगा। होपफुली ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे अल्टरनेट डेज रखे हैं, तो हो सकता है उसके बाद ये संडे ले, यानी एक दिन का गैप चल रहा है ना, तो देखते हैं ये क्या करता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। जानी एक्सेल की नजर में मैंने अपनी सीरीज में ऑल्टरनेट डेज चलाए हैं, तो ऑल्टरनेट डेज में जैसे होता है सैटरडे के बाद फिर एक दिन के गैप के बाद संडे आता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं जिसकी कोई सीरीज नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे। अब इसकी नजर में ये कोई सीरीज नहीं है, ये एक जनरल वर्ड्स हैं। तो अब मैं इसको अगर मैं नॉर्मल ड्रैग करता हूं तो ये मंडे वेनेसडे फ्राइडे, मंडे वेनेसडे फ्राइडे ही को प्रिंट करेगा। क्लियर है? गुड। हाँ, अगर ये सीरीज ऐसे रखूं मैं कि मंडे, वेडनेसडे, डबल एस आ गया, फ्राइडे, और देन मंडे खुद से लिख दूं, उसके बाद इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करूं तो इसको पता चल जाएगा कि फ्राइडे के बाद अगेन मंडे की सीरीज शुरू हो रही है। अब मैं अगर ड्रैग करूंगा, अच्छा हाँ मंडे से शुरू किया इसने, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फिर दो दफा लिखूंगा मंडे वेनेसडे फ्राइडे भी यहाँ पे साथ साथ प्रिंट कर देता हूँ। तो बेसिकली छह नाम। अब मैं सीरीज लिखता हूँ तो होपफुली ये मेरी मर्जी से चलाएगा। हाँ, अब ये मेरी मर्जी से चला रहा है। इसको सीरीज समझाने के लिए, क्योंकि एक डेज की एक प्रॉपर अपनी सीरीज है जो कि इसके अंदर बिल्टन है, तो उस सीरीज से इसको हटाने के लिए मुझे एक दफा नहीं, मुझे दो दफा प्रिंट करके खुद से देने पड़े। उसके बाद से इसको समझ में आ गया कि मैंने दो दफा यूज किया, लेकिन उन दोनों में मैंने संडे का इस्तेमाल नहीं किया। तो अल्टरनेट डेज तो चला रहा हूं मैं, लेकिन उसमें सैटरडे और संडे दोनों ही नहीं ले रहा। इस चीज का जैसे इसको इल्म हुआ, उसके बाद अब ये वो सीरीज चलाएगा जो मैंने इसको दी है। बात समझ में आ रही है? गुड। अब अगर हम देखें तो एक्सेल में हमने देखा है कि कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। एक्सेल में क्या हो रही होती हैं? कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। तो कैलकुलेशंस की बात सबको पता है कि हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैं अगर सिंपल सा सवाल पूछूं कि मुझे अगर प्लस करवाना है तो मुझे कौन सी दो चीजों की जरूरत है? गुड। मुझे नंबर्स की जरूरत है, मुझे उन दो नंबर्स की जरूरत है जिनको मुझे, उन दोनों नंबर्स के बगैर मैं प्लस किसको कराऊं? हवा में तो प्लस करवा नहीं सकता। तो मुझे बेसिकली वो दो नंबर्स चाहिए जिनको मैं प्लस कराऊं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बात करूं, यहाँ पे सेल है, सेल में करता हूं मैं 5 + 6। लेकिन 5 + 6 तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो गया। यहाँ पे एक चीज का आपको इल्म मैं देना चाहता हूं कि एक्सेल में जब भी हम कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला, कोई मेथड, कोई ऐसी चीज परफॉर्म करा रहे होते हैं, तो उससे पहले हमें इक्वल्स टू लिखना जरूरी है। इक्वल्स टू बेसिकली वो इनिशियलाइजेशन साइन है जिससे एक्सेल को पता चलता है कि अब वो मेथड या वो चीज आ रही है जिसके ऊपर उसको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो इक्वल्स टू बेसिकली वो इनिशियलाइजेशन साइन है जिसके थ्रू वो उसको आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफाई करता है कि अब जो होगी वो कैलकुलेशन होगी, अब सिर्फ नॉर्मल लिखा नहीं जा रहा। ठीक है। अब यही चीज मैं इक्वल्स टू के साथ लिखता हूं। पहले इक्वल्स टू प्रेस करता हूं, देन 5 + 6 इंटर प्रेस करता हूं, क्या हो गया? 11 हो गया। प्लस करके दे दिया। और देखिए मैं जो आपको बताया था आंसर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार पे वही आ रहा है जो फॉर्मूला मैंने लिखा है। लेकिन ये तो स्टैटिक फॉर्मूला हुआ। मतलब मैं अगर नॉर्मल कैलकुलेटर बना रहा हूं तो मुझे तो नंबर्स चेंज करने हैं, और नंबर्स चेंज करने का मतलब ये है कि नंबर चेंज करूं तो आंसर मेरे पास आता रहे। बार बार मुझे फील्ड्स को क्लिक करके उसको नंबर्स क्यों चेंज करने पड़ रहे हैं? समझ में आ रही है? तो इसका हल ये है कि मैं कभी भी नंबर्स को स्टेटिकली अपने हाथ से प्रोवाइड नहीं करता,
मैं बेसिकली एक सेल को असाइन कर देता हूं कि इस सेल के अंदर जो भी वैल्यूज आए, इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू आए, उसको नीचे वाले सेल के साथ प्लस करके आंसर कहाँ रख दो, उसके नीचे वाले सेल में। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन तीनों को पहले क्या कर लेता हूँ, ऑल बॉर्डर्स कर लेता हूँ। सही है। मुझे ये दो नंबर्स हैं, सही है, इन दोनों नंबर्स पे जो जो भी इन दोनों सेल पे जो भी नंबर लिखे, उसका आंसर कहां पर है, नीचे वाले सेल में, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथ में करते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला हमेशा वहां लगता है जहां पे आंसर चाहिए। ना फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इस वाले सेल पे, ना फॉर्मूला लगाऊंगा इस वाले सेल पे, मैं फॉर्मूला कहाँ लगाऊंगा, थर्ड वाले पे, जहां पर आंसर चाहिए वहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, हाँ, नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैं नंबर को डायरेक्ट गेट नहीं कर रहा, अब मैं सेल को पकड़ रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूँ सेल, जहां पर सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको करो, वैल्यू कौन सी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कोई भी हो, सेल को देखो बस। तो मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू, पहले कौन से सेल को देखना है, फर्स्ट, पहले फर्स्ट वाले को देखना है तो मैं पहले फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक किया, उसने सेल का नाम लिख दिया, D6, सेल का नाम D6 ही था, D6, प्लस करा दो उसको। मैंने प्लस लिखा तो प्लस का साइन आ गया। किससे प्लस कराना है, D7 से। D7 मैं हाथ से भी लिख सकता हूं, देखो D7 लिखा, वो कलर हो गया। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया, अभी आंसर क्या आ रहा है, 0। 0 का मतलब यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। अब देखो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिखा, देखो 50 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाले कॉलम में 0 है तो 50 तो 50 ही रहेगा। फिर मैं उसमें कुछ प्लस कराने के लिए 50 लिख देता हूँ दोबारा, तो नीचे क्या हो गया, 100 हो गया। मैं 150 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मैं बस ऊपर 500 500 करता हूँ तो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये वैल्यूज को नहीं देख रहा, अब ये देख रहा है सेल को, सिर्फ और सिर्फ सेल को। वैल्यूज सिर्फ हम चेंज करेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल वैल्यू कौन सी आ रही है, उसका बस ये काम है कि जो भी वैल्यू आए उसको दूसरे वाले सेल के साथ प्लस करा के नीचे आंसर प्रोवाइड कर दो। इसी तरह हमारे पास माइनस भी होता है, मैं बस इसमें आऊंगा, सिंपल प्लस का साइन हटाऊंगा और क्या रख दूंगा, माइनस, एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए 500 में से 150 गए तो कितने आए, 350। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैं इसमें नहीं, मैं तो वैसे शो कराने के लिए बनाया मैंने, वैसे तो आप बगैर उसके भी कर सकते हो। 450 में 150 का तो 300। अच्छा, ये डेसिमल को भी करता है, अगर मैं बोलूं कि 250.90 में से 150, बल्कि 122.3 माइनस कर दो, देखो आंसर क्या आ रहा है, 128.6। तो ये ऑटोमेटिकली तमाम आंसर्स करता रहेगा, ये बस सेल को देखेगा, भाई सेल में क्या वैल्यू आ रही है। अब वो आप पॉइंट में दो, नंबर में दो, कैलकुलेटर कभी मना करता है कि भाई डेसिमल में नहीं देना या नंबर में नहीं देना, ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह परफॉर्म करेगा। हम यहाँ पर सेल में आता हूं मैं, ये मैंने प्लस माइनस कर लिया, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई के लिए साइन क्या है हमारे पास, स्टार। एंटर करता हूं तो ये देखो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है। वैसे मैं अब नॉर्मल कर लेता हूँ, 5 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ 10 से, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 50। हमारे पास अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई कराऊं 10 से, 500। अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करूं तो 950। तो बेसिकली अब मैं जो नंबर्स उसमें चेंज करता रहूंगा वो उसी से मल्टीप्लाई करके देता रहेगा। और अब मैं इसी सेल को क्या करता हूँ, अब इसको डिवाइड में कर देता हूँ, तो भाई पहले नंबर को दूसरे नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 50 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, समझ में आया। मैं यहाँ पे अगर इसको 5 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 5। मैंने अभी हटाया नहीं ना, जब भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 50 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा ना, 10 आएगा। और अगर 10 से करता हूं तो 5 आएगा। डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास मैनुअल कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है किस सूरत में कि हम सेल के अंदर कोई भी वैल्यू दें, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके उसको लेकर आया होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं होती। तो जब भी हम कोई भी वैल्यू को स्टेटिक नहीं देते, हम डायनेमिक तौर पे यूज कर रहे होते हैं।
तो यहाँ तक हमारे पास एक्सेल का बेसिक चीजें, जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे अटेंडेंस शीट।